गुड मॉर्निंग। इससे पहले आपको खनिज नहीं पढ़ा दिया था, खनिज खत्म हो गया था। ये चैप्टर में आप लोग को ज्यादा याद करना है, ठीक है। अब ये 10 तारीख तक चलेगा आपका ज्योग्राफी, इसमें ज्यादातर आप ही को याद करना है। कंसेप्ट वाला चीजें क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, इसे रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप इतने बड़े हो गए, आप लोग को हम छोटे बच्चों की तरह नहीं ना याद कराएंगे। हाँ, आज आपको पढ़ाना है परिवहन। परिवहन में कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, तो इसलिए आपका पीडीएफ परिवहन का कल दे देंगे। हाँ, इसके बारे में थोरियम, देखिए यूरेनियम, ये सब थोरियम वगैरह को केमिस्ट्री में आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, याद कीजिए। थोरियम जो है भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में है, इससे परमाणु ऊर्जा बनाया जा सकता है। और लेकिन अभी इसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो सबसे पहले किसको मिलेगा? ये टेक्नोलॉजी भारत में 10 साल में आ सकती है। केवल ये सब चीजें प्राइवेट को दे देनी चाहिए। तो सरकार प्राइवेट किसको दे रही है? ट्रेन को। अरे थोरियम से बनाने वाली एनर्जी अडानी को दे दीजिए, रिलायंस को दीजिए, टाटा को दीजिए, समझेगा। अंतरिक्ष प्रोग्राम दीजिए इन सबको, डेली रॉकेट छोड़ेगा सब। नासा को पीछे छोड़ दिया, स्पेस एक्स लॉन्चिंग के मामले में छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? प्राइवेट लोगों में ना होड़ मची होती है, समझा कि नहीं? इंडिया में जितनी कोचिंग चल रही है ना, इस बात का प्रमाण है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है ना, कोई नहीं चलता। हम लोग के पढ़ने के बाद कोई सरकारी स्कूल में जाएगा? नहीं जाएगा। उसी तरह से ना सरकारी चीजों को गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। सरकार का एक भी हवाई जहाज नहीं है, लेकिन अकेले पटना एयरपोर्ट से हर साल 40 लाख लोग जा पकड़ते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से 4 करोड़ लोग, मुंबई से 2.5 करोड़ लोग, कोलकाता से 1 करोड़ लोग। सरकार का एक जहाज है? नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा? कुछ चीजों में गवर्नमेंट को पीछे हट जाना चाहिए था, नहीं तो वही चला गया। एयर इंडिया को लेकर चल रहा था, हमारा कितना घाटा लगाया था उसका, 1800 की 1200 करोड़ घाटा। आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला टॉपिक है भारत की परिवहन व्यवस्था। परिवहन उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, जिसमें सड़क परिवहन सबसे पुराना परिवहन है। लेकिन सड़क परिवहन में क्या है, दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सड़क परिवहन, सबसे कम दुर्घटना हवाई जहाज में। सबसे कम दुर्घटना होती है हवाई जहाज में, क्योंकि सबसे गहन जांच किसका होता है? हवाई जहाज। जैसे जहाज उतरता है ना, पूरा टायर जांच करने वाला अलग, इंजन जांच करने वाला अलग, एपीयू जांच करने वाला अलग, सरासर जांच चालू हो जाता है वहां पर। इंजन क्या उसका लेके उड़ा तीन, उसकी जांच बहुत अच्छे से होती है। अच्छा, उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होती है हवाई जहाज वगैरह की। सबसे सेफ वही माना जाता है, कौन सा? और सबसे अनसेफ सड़क। कल दिल्ली में एक बेचारी लड़की को 12-14 किलोमीटर घसीट के ले गया। अरे छोटा को कार चला रहा था, उसको दिखा नहीं कि कोई लड़की घसटा रही है, और कुहासा का समय था। खैर कुहासा हो या कुछ हो, गाड़ी चलाने वाले को तो आभास हो जाएगा ना। एक होता है कि बहुत भयानक गाड़ी है, 4x4 है, तो पता नहीं चलता, जो नॉर्मल गाड़ी था। अब देखिए ये सब चीजें बहुत, सड़क दुर्घटना बहुत। आप लोग में स्पेशली जब बाइक चलाते हैं थोड़ा सा साइड में ही रहा कीजिए। अभी बकलुआ कटाई तुला था, जेसीबी में ठोकर लग गया था, तुम मारा होगा जेसीबी वाले को। देखिए बकलुआ को कैसे चोट लगा था, जेसीबी वाले से बकोट रहा था, तो अभी ऊपर था तो सोचा कि नीचे से निकल जाएंगे, गटाइया पकड़ लिया इसका, उसी में लग गया था, कट मारा इसको, लग गया। अरे लोल कहीं का, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा दुर्घटना किसमें होती है? सबसे कम दुर्घटना हवाई जहाज। अब पानी वाली जहाज में दुर्घटना होता है तो जल्दी कोई मरता होता नहीं है वहां पे। उसमें क्या है ना कि 10 आदमी बच हो जाता है। बेहोश हो गई थी फिर, चलिए बढ़िया है, लेकिन पूरा दम तुम दरवाजे पे दिखा दी, पूरा खोलने का इरादा से ढकी ली थी कि तोड़ने के इरादा से। देखो लड़की लोग सीखो खाना कैसे खाया जाता है। नहीं लड़की, लेकिन जितना बेहोश होती है उसको बहुत बेचारी, सब ऊपर वाले क्लास से भी नीचे वाले में क्यों इतना बेहोश होती जाती है सब्जी लड़की सब। अजीब हाल है, पूरी पूरे लोग परेशान है। रात में गर्मी के दिन में होता है तो समझ में, ठंडिया में कौन सी जरूरत है बेहोश लगना। देखते हैं हम लोग पहला रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन सबसे, मतलब अभी के समय में ना कनेक्टिविटी, सड़क के बाद अगर किसी की कनेक्टिविटी है तो रेलवे स्टेशन के। सड़क तो गांव गांव है, लेकिन रेलवे स्टेशन शहर। तो रेलवे स्टेशन भी बहुत बेहतरीन अपने काम करता है। पहली बार भारत में जो ट्रेन चली थी 1853 में, 1853, और पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925, और पहली बार मेट्रो चली थी 84। इसमें मेट्रो नहीं दिया क्या? छोड़िए आगे चलिए ध्यान से। अभी ये मेनली ट्रेन का ये आपका क्या है, क्रमिक विकास है। अभी बुलेट आने वाली है, फिर मोनोरेल मुंबई में चली थी 2018 में, वडाला से लेकर, और कौन सा जगह था, वडाला के पास कई जगह था, मुंबई में एक जगह है, वडाला से लेकर कुछ आगे तक गई थी। मोनोरेल फेल हो गई वहां पे। मोनोरेल मेट्रो से भी पतली होती है, एक के पटरी पे चलती है। पहली जो ट्रेन चली थी मुंबई से कहां चली थी? थाने के, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने। और पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी मुंबई से कुर्ला के बीच में, मुंबई से कुर्ला के बीच में ट्रेन चली थी। और ये चली थी आपका कलकत्ता मेट्रो, कोलकाता में, कोलकाता से।
ये मेट्रो में चली थी यहाँ पे। पहली जो मेट्रो चली थी वो रेलवे डिपार्टमेंट का ही मेट्रो था। बाद में रेलवे को समझ में आया कि उसके बस का बात नहीं है मेट्रो चलाना, तो उसने हैंडओवर हाथ उठा दिया कि भाई हम मेट्रो नहीं चला सकते। तो इंडियन रेलवे मात्र कोलकाता रेलवे को मेट्रो को कंट्रोल करती है। उसके बाद वो कहती कि हमको ही नहीं हो पाएगा, हर 2 किलोमीटर पे ब्रेक मार मार रोको, हम लोग को सब कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका ड्राइवर अलग हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब मेट्रो एक कंप्लीट अलग ही सिस्टम हो जाता है। तब कह दिया गया भैया जिस राज्य को मेट्रो चलाना है वो राज्य अपना क्या कर ले, मेट्रो खोल ले। जैसे पटना में मेट्रो चलने वाली है, पटना मेट्रो हाँ स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मेट्रो का काम बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इतना आराम से नहीं हो जाता है मेट्रो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, मुंबई से कुर्ला के बीच में कब चली थी? 1800। मुंबई से ठाणे के बीच में 1813। अब मुंबई से कुर्ला कोलकाता में क्या चली थी? कोलकाता में पहली जो ट्रेन चली थी, इंजन जो था उसमें ब्लैक ब्यूटी का नाम था उसे। हालांकि जो इंजन था इसमें ट्रेन जो थी फेरी क्वीन, और यहाँ चली थी दक्कन क्वीन। हालांकि भारत सरकार ने दोबारा उसको एक बार चलाने की कोशिश किया था एक यादगार के तौर पर। तो यहाँ दक्कन क्वीन जो चली थी वो क्या थी? इलेक्ट्रिक थी। और पहली जो ट्रेन चली थी फेरी क्वीन, और टेस्टिंग के लिए जो था वो पहली बार में जो चलाया गया था टेस्ट के लिए ब्लैक ब्यूटी था। ये जो था इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। कैसी थी? इलेक्ट्रिक। और ये कौन सा था? कोयला वाला, कोयला पे चलने वाली ट्रेन थी। यहाँ पर भारत में जो रेल बिछाया गया पूरी दुनिया में ये चौथे नंबर पर आता है। विश्व में अगर देखेंगे भारत की रैंकिंग इसमें, तो यूएसए में ट्रेन बहुत ज्यादा है, बट यूएसए में लोग ट्रेन से सफर नहीं बल्कि मालगाड़ी का यूज ज्यादा करते हैं। यूएसए हो गया, चाइना, रसिया। उसके बाद नंबर किसका आता है? चौथे नंबर पे इंडिया। चौथे नंबर पे इंडिया आता है। जबकि अगर हम लोग ध्यान देंगे ना तो यूएसए, चाइना और रसिया में मेनली सामान ढोने के लिए रेलवे का यूज किया जाता है, और हमारे यहाँ रेलवे का ज्यादा यूज किसमें हो जाता है? सवारी गाड़ी। लेकिन रेलवे को सवारी गाड़ी से फायदा नहीं है, रेलवे को उससे क्या हो जाता है? घाटा लग जाता है। रेलवे को ज्यादा प्रॉफिट होता है किसे? गुड्स ट्रेन से। किसे होता है? गुड्स ट्रेन से। यहाँ मालगाड़ी होता है गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन, और एक होता है पैसेंजर, सवारी ले जाने वाला। हालांकि हम लोग पैसेंजर को ना फिर कैटेगरी में बांट देते हैं, पैसेंजर है कि एक्सप्रेस है कि मेल है, वो अलग कैटेगरी। जिसमें सवारी आदमी बैठता है उसे क्या कहते हैं? पैसेंजर। पैसेंजर ट्रेनों को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। गुड्स ट्रेनों से ही फायदा होता है, क्योंकि गुड्स ट्रेनों को बनाने का खर्च बहुत ही कम आता है ना, उसमें साकर सस्पेंशन कुछ खास नहीं देना है, नॉर्मल दे देना है, एक नोमेटिक प्रेशर ब्रेक दे देना है ताकि ब्रेक उसमें क्या कर सके? लग सके। बाकी ना उसमें टॉयलेट देना है, ना सीट कवर, ना ऊपर सीट, ना नीचे का सीट, ना लाइट पंखा, विदाउट टिकट, कुछ झमेला दिक्कत नहीं, चुपचाप, ना शीशा उसे कुछ नहीं, सफाई धुलाई कुछ नहीं, लादा सामान भेज दिया। एक को आदमी विदाउट टिकट नहीं, एक बोरा विदाउट टिकट रहेगा फेंक देगा, विदाउट टिकट उसमें सामान रखिएगा, सामान में गायब हो जाएगा। समझ आ गया? अरे जिसका टिकट रहता है उसका सामान गायब हो जाता है, तो उसका झमेला ही नहीं होता है। इसमें सवारी वाले में बाप रे, लाइट, बत्ती, पंखा, वेटिंग लिस्ट, प्लेटफॉर्म पे ये झाड़ खुरानी, छटानी, मार धार सब सचुरा ट्रेन में नौटंकी। आरपीएफ, जीआरपी, बिहार पुलिस, इंजन गार्ड, टीटी, ये बाप पूरा भयानक हो जाता है उसमें। यहाँ पर रेलवे में तो उसमें ना गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा बचता नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट को नहीं बचता, इसके लिए खुद गवर्नमेंट जिम्मेदार है। भारत की रेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके टिकट 1 महीना पहले भी बुक हो जाते हैं, फिर भी वो घाटे में रहता है। आप किस चीज से कमाइएगा? जितनी आपके पास सीट है, तो इंडियन रेलवे की जितनी सीट है ना उससे ज्यादा टिकट बिक जाता है। जितना उसका एसी का है सब बिक गया, स्लीपर का है सब बिक गया। स्लीपर में 200 वेटिंग गया, तो वेटिंग वाले से तो पैसा ले लेता है। जनरल में बैठने के लिए 100 घुसता है 400। समझ आ गया कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आपकी जितनी क्षमता है उतना तो आपको मिल जा रहा है, इसके बावजूद आपके अंदर घाटा हो रहा है, तो इससे बेवकूफी बड़ा डिपार्टमेंट और कुछ भी नहीं हो सकता है। सोचिए अब किस तरह से, अब कुछ में डांस कराओगे क्या कि उससे पैसा होगा यहाँ पर? अब क्या कर सकता है? जितना आदमी का बैठने का जगह था 1 महीना पहले बुक हो गया, अब क्या करोगा? समझ नहीं? तो बिना मतलब की चीजों को रेलवे चल रहा है यहाँ पे। हालांकि रेलवे अपने आप में सुधार करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत कुछ चेंजिंग नहीं कर पाता। रेलवे सरकार जो है ना, जो ट्रेनों को प्राइवेट कर रही है, बेटर होता है कि पटरी के साथ प्राइवेट करो। पटरी सरकार का और ट्रेन प्राइवेट, ये कैसे? जितने बड़े बड़े हैं लोग, इन लोग को अपनी पटरी बिछाने के लिए कर दीजिए। तो जितने बड़े बड़े हैं सब भारत के कारपोरेट, अदानी, अंबानी, रिलायंस, ये सब जो बड़े बड़े हैं, ये अपना अपना मिलके ये पहले रिसर्च करेंगे कि ज्यादा ट्रैफिक किधर है। तो देखिएगा ज्यादा ट्रैफिक कलकत्ता से दिल्ली है, लेकिन इसमें पैसा देने वाला ज्यादा नहीं है। सब बीच में बिहार आता है, यूपी आता है, इसमें ना भीड़ ज्यादा है लेकिन प्रीमियम वाली भीड़ कम है। लेकिन दिल्ली से जो मुंबई जाएगा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, ये इसमें भीड़ पैसा देने वाला है, तो उधर बिछा लेगा सब। तो भाई तुम उधर काम करो। अभी बुलेट ट्रेन सरकार बिछा रही है, क्या जरूरत है इनका अपना पैसा से बिछले बिना? इसको प्राइवेट कर दीजिए। बुलेट में आपको क्या लगता है गरीब आदमी बैठेगा? अरे गरीब आदमी को ट्रेन में 1 दिन लेट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता उसको, समझे? ये सब चीजों को प्राइवेट, तो सरकार को फायदा किससे होता है? गुड्स ट्रेनों से। गुड्स ट्रेनें सबसे ज्यादा क्या होती है? कोयला, कोयला के बाद सीमेंट, उर्वरक, उसके खाद्यान्न और भी चीजें ले जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से उसका आता है कोयला वगैरह होता है। हाँ पेट्रोलियम वगैरह वो ले जाएगा, उर्वरक, ये सब। पेट्रोलियम वाला तो पूरा ट्रेन में गोला हो जाता है, देखते हैं बोल रहा था वहां पे। बाकी मालगाड़ी के लिए कुछ भी अगर आपको डिटेल से देखना है तो हम इसका पूरा वीडियो बना के रखे हैं, ये तुझे पुर्जा पुर्जी आप उसका देख सकते हैं। समझ में उसका पूरा डिटेल। लॉकडाउन में खाली बैठा था आदमी, समझ में नहीं आ रहा था। शुरू पहला बार लॉकडाउन लगा, दिमाग
दिमाग काम नहीं कर रहा था, करे क्या करें। और हम लोग को तो ऑनलाइन पढ़ाने की आदत थी नहीं, कैमरा के देख के पढ़ाना था। सोचे क्या पढ़ाना है, कई गुरु को तुम मालगाड़ी के बारे में बता दे, ट्रेन के बारे में, मतलब ऊर्जा पूर्जा खोल खाल के आपको बता दिया। उसमें कुछ ट्रेन लिखिएगा, इंजन कैसा होता है, बॉगी कैसा होता है, क्या क्या सारा बता दिया। पैसेंजर ट्रेनों में इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान भी गवर्नमेंट की वजह से होता है, क्योंकि इन्होंने कोई सिस्टमेटिक काम तो किया नहीं। यहाँ पर सारा सीट बुक होने के बाद घाटा लग गया तो आपको भगवान पैसा देंगे, दूसरा क्या इलाज है, और तो कोई इलाज नहीं है यहाँ पे। तो पैसेंजर ट्रेनों में भी फायदा है इन लोग को, आगे बहुत सारा। इसमें 3-4 कैटेगरी की ट्रेनें होती हैं, जैसे राजधानी, शताब्दी, अरे बकलोल वाकई क्या, दुरंतो, बेवकूफ लोग। कालका कोई ट्रेन, राजधानी की ट्रेन की कैटेगरी है, राजधानी एगो नहीं है, बोलता है कालका एक्सप्रेस, तो एगो ट्रेन का नाम, ये कैटेगरी है। शताब्दी एक कैटेगरी है, दुरंतो एक कैटेगरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब यहां समझो, ये पहले 3 कैटेगरी पे सरकार ने ट्रायल किया। राजधानी जो है ये जहां कहीं से खुलेगी, खत्म होगी दिल्ली जाके, यानी अलग अलग शहरों को जोड़ेगी। किससे? दिल्ली से। दिल्ली से जोड़ती, ये किससे जोड़ेगी? दिल्ली से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सिटी से चालू होगी, कहां जाएगी? दिल्ली जाएगी। जैसे राजेंद्र नगर, पटना से खुलती है राजधानी, दिल्ली। हावड़ा से दिल्ली, डिब्रूगढ़ से दिल्ली, अलग अलग सब जाएगी कहां पे? दिल्ली। राजधानी एकदम प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन होती है, दिल्ली जाती है। इन दोनों की कैटेगरी अलग है। ये भी जो है ना मेजर सिटी से जाएगी, बड़े शहर से, मेजर सिटी से दूसरे मेजर सिटी की ओर जाएगी। और ये भी जो है किसी बड़े शहर से चालू होगी, मेजर सिटी से, और जाएगी कहां पे? किसी दूसरे मेजर सिटी की ओर जाएगी। लेकिन दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, और ये जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दुरंतो नमो एकदम दूर दूर से जाएगी। 2 बड़े बड़े शहरों को जोड़ना है दुरंतो, पास पास में, जैसे लखनऊ दिल्ली, शताब्दी। सोने के लिए उसमें नहीं देगा, चुपचाप बैठने के लिए देगा। उतना ही सफर कर सकते हैं, 8-10 घंटा में खत्म हो जाए। समझ आ गया कि नहीं? पटना से रांची दे सकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो शताब्दी दुरंतो दूर, इसमें आपको ना क्या है, सोने के लिए व्यवस्था मिलेगा, इसमें भी सोने का, इसमें बैठ जाइए चुपचाप। इसलिए बहुत दूर दूर तक आप शताब्दी नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कलकत्ता से दिल्ली शताब्दी, क्या जाएगा? चंडीगढ़ से दिल्ली 2.5-3 घंटा, चंडीगढ़ से दिल्ली 4 घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो शताब्दी काफी सक्सेस हुई थी 2 शहरों के बीच में, लेकिन शताब्दी थी अमीरों के लिए, फुली एसी। ये भी दुरंतो एसी, राजधानी एसी, पूरा कंप्लीट अमीरों के लिए। देखा गया इसमें सबसे ज्यादा सफल रही थी शताब्दी। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा अमीर है सब, इसमें पूछना ही नहीं है। किसी में सीट खाली नहीं रहता है, किसी में आपको सीट खाली नहीं मिलेगा। अब पता नहीं कैसे रेलवे कमाएगा। अब हमको लगता है उसमें डांस कराने के लिए सोच रहा है। अब क्या काम, आखिर आप कमाओगे कैसे? तुम्हारा पूरा सीट भर गया। समझ ध्यान से। तो राजधानी कहां से जाए? किसी भी बड़े शहर से खुलेगी, और कहां जाएगी? दिल्ली। शताब्दी पास के 2 बड़े शहरों को जोड़ सकती है, जैसे दिल्ली से कलकत्ता ना, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से अजमेर। पटना से बनारस है? हाँ तो होगा, आपको ट्रेन का ज्यादा आइडिया नहीं। इधर पटना से बनारस है शताब्दी। अच्छा, पटना से जैसे ये पटना से बनारस, इसके बीच में तो शताब्दी राजधानी देगा। राजधानी की मजबूरी कहां ले जाएगा? दिल्ली। इतना दूर में दुरंतो देगा, शताब्दी देना पड़ेगा। समझा कि नहीं? दुरंतो किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस, शताब्दी शॉर्ट डिस्टेंस, राजधानी दिल्ली। राजधानी बेसिकली पॉलिटिशियन यूज करते हैं इसका, वगैरह। कौन जिला तुम्हारा घर है? मधुबनी। कौन ना जाती होगी इसमें? राजधानी जाती है मधुबनी, इंटरसिटी। चलिए अब हल्ला नहीं करो। ये कैटेगरी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए एक और प्रीमियम कैटेगरी सरकार मोदी जी ला दी है, वंदे भारत। वंदे भारत, वंदे भारत भी सेम कैटेगरी किसकी है? शताब्दी की है। सेम कैटेगरी किसकी है? शताब्दी। उसमें भी आपको बैठने के लिए मिलेगा, सोने के लिए नहीं मिले। वही डिस्टेंस लेगा वंदे भारत जो 8 से 10 घंटे में कंप्लीट, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा के बाद आपको बैठा लग जाएगा। फिर कितना बैठिएगा? उसमें भी अगर ईसी वाला जो रहता है उसमें थोड़ा सा आराम रहता है, सीसी वाले में उतना आराम नहीं रहता, खानों नहीं पूछता है सीसी में। चेयर कार इसमें भी बैठने के लिए रहेगा, ये भी है चेयर कार, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास है ये। इसमें तो वीआईपी बैठेगा सब, एक कुर्सी पे 2 रहेगा बढ़िया से। और उसमें खाना पीना हर घंटे आके पूछेगा, घुसते चाय पानी न्यूज़पेपर खाना पीना, इसमें पैसा लेके देगा। इसमें टेंशन लीजिएगा, जितना का इसमें खाइएगा ना वो खाना का 4 गुना इसमें पहले ले लेता है, लेकिन ये कि सिस्टमेटिक देते रहता है। इसका सीट वर्क इधर भी घूम जाता है। तो ये क्या कैटेगरी है? ये ट्रेन हम नहीं बता रहे आपको, ट्रेनों की कैटेगरी। ये जितना चीजें सब अमीरों के लिए, इसमें कोई नॉर्मल आदमी जाएगा? वंदे भारत में नहीं जाएगा, दुरंतो शताब्दी सब में कोई नॉर्मल आदमी नहीं जाएगा। गरीब रथ, हाँ। अब गरीबों के लिए क्या चालू किया गया? जो नॉर्मल के लिए गरीब, देखिए ऐसे गरीब निगेटिव वर्ड आप खुद मान लेते हैं कि गरीब निगेटिव वर्ड, ये एक मेजोरिटी का हिस्सा है। तो अब उसके लिए भी सोचना जरूरी है कि नहीं? इसको उठा दे। इनके लिए चालू किया गया 3 कैटेगरी नॉर्मल पीपल के लिए। वो क्या था? रिच। राजधानी का जो कूप होता है वो अल्ट्रा रिच होता है, इन सब का कूप। ट्रेनों में पूरा ऐसे जगह होता है, एगो सीट रहेगा नीचे, एगो ऊपर, यहाँ खाली जगह रहेगा, चारों से बंद रहेगा दीवार से।
वहां पे दरवाजा रहेगा, वहां पे कोई नहीं आ सकता कूद कर। वीडियो दिखाएंगे केबिन का, निकालना पड़ेगा मोबाइल से, कल दिखा देंगे, अभी मोबाइल से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अरे अभी का बेवकूफ हो क्या। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, वायु परिवहन। ट्रेन खत्म, गधा कहीं का। हम कह रहे हैं कि हम आपको दिखा देते हैं, अभी उसको निकाल के अभी आपको लोड करेंगे, आपका 5 मिनट 10 मिनट की होगा, उससे बेटर है कल आपको हम लगा देंगे वहां पे कूप। आप जब कूप में बैठिएगा आपको फील नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, पूरा आपका पर्सनल दरवाजा बंद कर लीजिएगा, टीटी आके पूछेगा मैं कमिंग सर, कभी अभी नहीं बाद में, समझ में आएगा एकदम आराम से। वहां पे प्रेजेंट बना देंगे यहाँ पे, चले उसमें आपको पर्सनल बेल मिलेगा, बजा जैसे बजा दीजिएगा तुरंत आएगा, कुछ चाहिए सर आइसक्रीम एक, समझ में आ गया। तो पूरा बढ़िया व्यवस्था रहता है वहां पे। 2 सीट का भी कूप रहता है, कभी 4 सीट का। हम लोग को अगर जानना रहता है तो खूब बड़ा सिस्टम है, आराम से आदमी काम कर सकता है उसमें। दरवाजा लॉक कीजिए, अपना लैपटॉप खोलिए, एक अटेंडेंट कोई भी ड्राइवर वगैरह साथ में हो जाए या कोई भी ऐसा हो जाए, एक अटेंडेंट अपना साथ में लेते चाहिए, तो जितना लोगों को वर्किंग काम होता है उसमें आराम से कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बंद कर सकते हैं उसमें। इतनी वीआईपी व्यवस्था उसमें देखने के बाद आपको वही नहीं लगेगा, मतलब लगेगा नहीं कि इंडिया में। अच्छा उसमें सीट वगैरह हर चीज उसका सस्पेंशन सब बढ़िया रहता है, आपको फील नहीं होने देगा वहां पर। इतना खिलाते पिलाते ले जाएगा ना कि आपको आप कहेंगे कि 2 घंटा लेट कर हर घंटे कुछ ना कुछ लाएगा, हर घंटे। सोने के लिए जाइएगा सूप देगा आपको पीने के लिए, और गर्मी के दिन रहेगा तो आइसक्रीम देगा। सर चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए कि वेनिला, दोनों लाओ। अच्छा दोनों नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर मांग लेंगे दे देता है दोनों, समझ में नहीं गया। अच्छा उस पर स्पष्ट लिखा रहता है स्टिकर चिपका के, किसी भी अटेंडेंट को कोई एक्स्ट्रा पैसे या टिप ना दे, मतलब ले आके दे रहा है उसको देना भी नहीं, पानी वगैरह पूरा व्यवस्था रखे। तो ये था अल्ट्रा रिच लोगों के लिए, इससे गवर्नमेंट को बहुत अच्छी खासी कमाई होती है। इसमें लोग देने के लिए दे देते हैं, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि नहीं देना रहता। नेट नहीं, कहने के लिए वाईफाई की व्यवस्था है, नहीं चलता, नहीं चलता उसमें। आगे देखते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना। एक और व्यवस्था इसी में आ गई है, वंदे भारत। वंदे भारत से ही मिलता जुलता है तेजस। तेजस दोनों में, तेजस ये भी सेम है, मतलब ठीक है ठाक है। राजधानी की तरह कैटेगरी है किसकी, तेजस की। राजधानी और तेजस क्या है, एक कैटेगरी का। शताब्दी और वंदे भारत एक कैटेगरी का। और दुरंतो खैर नॉर्मल ये होता है, नॉर्मल लोगों के लिए अब देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग आते हैं। हम ट्रेन से बहुत कम सफर करते हैं, टाइम का थोड़ा सा दिक्कत रह जाता है यहाँ पे, तो हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही चले थे, समझा गया। आप अगर जनरल बोगी या सब में चलिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कूप में दरवाजा बंद कर लिए, क्या सीखने को मिला, इंसान दूसरों से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। अकेले में रहिएगा तो क्या सीखेंगे, धीरे धीरे चीजें को कम होते जाएगा। हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में जब टिकट नहीं मिलता था तो स्लीपर में घुसना पड़ता था, जनरल में जगह नहीं बचता था, स्लीपर में घुसना, हिम्मत नहीं होती थी कि अंदर घुस जाए, गेटवे के पास रहता था आदमी। असल में अंदर घुसने में डर लगता है, फाइन मार देगा, घर वाला अलग मारेगा, देर फटा नहीं चल लो के स्लीपर में घुस दो। नॉर्मल में देखिए, गरीब रथ, गरीब रथ, जन शताब्दी, मेरी ध्यान से देखिए। शताब्दी दूर दूर के शहरों को जोड़ती है कि पास के पास, कंप्लीटली एसी। जन शताब्दी भी सेम काम करती है, लेकिन कोई एसी नहीं, सब जनरल, सब बगी के साथ पूरा जनरल, सब एक सीट लेके बैठ जाइए, उसमें एसी नहीं रहेगा। जन शताब्दी में एसी नहीं रहेगा, जबकि शताब्दी भी 2 पास के शहरों को जोड़ेगी, जन शताब्दी भी 2 पास के शहरों। यहां से कोलकाता के लिए जन शताब्दी है, चुपचाप एक सीट लीजिए। पटना से कोलकाता, पटना से गया भी है, शायद रांची है, गया होके जाती होगी, हाँ वही, क्योंकि एक बार काम गए हुए उससे बहुत पहले। झारखंड जाती है, रांची जाएगी यहाँ से। शताब्दी और जन शताब्दी में बस अंतर क्या है, ये कंप्लीटली एसी वीआईपी लोगों के लिए, ये कंप्लीटली नॉन एसी। इसमें भी चेयर कार, इसमें भी चेयर, चुपचाप एक कुर्सी ले लीजिए, उसमें भी बुकिंग होता है, इसमें भी एक कुर्सी मिल जाएगा, चुपचाप बैठा लीजिए, समझा गया कि। अब देखिए गरीब रथ क्या है, गरीब रथ और दुरंतो, दुरंतो भी कंप्लीट एसी, गरीब रथ भी कंप्लीट एसी। दुरंतो भी दूर दूर जाती है, गरीब रथ भी दूर दूर जाती है। दुरंतो थोड़ा महंगा और प्रीमियम क्लास है, गरीब रथ सेम फैसिलिटी थोड़ा सस्ता दाम में दे देता है। गरीब रथ भी ट्रेन कंप्लीट एसी है, लेकिन उसका किराया कंपैरेटिवली इन सब के तुलना में थोड़ा सा सस्ता है, इसलिए इसको संटिंग में भी डाल देता है, इसको क्रॉसिंग में फंसा देता है। जब ये राजधानी निकलेगी ना, ये चारों निकलेगा सब मीटर गया, ये जब चारों निकलता है सब, ये 4 को 5 को 1 2 3 4 5, पूरा रेलवे डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा लाता है। अरे वो पैसेंजर को नहीं रोकते, खेते में उतार दे, रोक दे, निकालो शताब्दी को कई लोगों को निकाल दे, देखते हैं खड़ा करा देता है यहाँ पे। अब तो डबल लाइन की ट्रेनें हो गई है, तो केवल पीछे से प्रोसीडिंग होती है, नहीं तो जब सिंगल लाइन था तो पीछे से प्रोसीडिंग भी होता था और आगे से क्रॉसिंग भी होता था। ट्रेनों में 2 सिस्टम होता है, अगर एक लाइन है तो आगे आपको स्टेशन पर रोक देगा, स्टेशन पर कई लूप लाइन होती है, आपको लूप लाइन में खड़ा कर आगे से क्रॉसिंग करा देगा। लेकिन डबल लाइन है तो बाएं जाने के लिए, दाहिने आने के लिए आगे से क्रॉसिंग नहीं होगा, आप पीछे से प्रोसीडिंग होगा। किसी को आगे प्रेफरेंस देना है तो प्रेफरेंस देने से क्या होता है, प्रोसीडिंग। रोको पैसेंजर, रोको इसको, रोको, निकालो शताब्दी को, निकालेगा प्रोसीडिंग, शताब्दी को निकालेगा, राजधानी को निकालेगा। पैसेंजर चुपचाप पड़ल है, पैसेंजर वाला कहता है काश हमारे भी नीचे कोई होता, उसको हम भी रोक के क्रॉस करते। तो मालगाड़ी वाला कहेगा कि हमारा दुख तो समझने वाला कोई है ही नहीं, तो 2 दिन रोक देता है जबकि रेलवे को प्रॉफिट किससे होता है। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, नो डाउट। उन्होंने कहा कि जिससे प्रॉफिट हो रहा है ना, आप उसको परेशान नहीं कर सकते। उन्होंने एक प्लान बनाया था कि पूरे देश में एक अलग रेलवे लाइन बिछाई जाए, उस पर केवल मालगाड़ियां चलेंगी, क्योंकि मालगाड़ियों को चलने के लिए पटरी को बहुत हैवी बनाना पड़ता है। आदमी का वजन कितना होता है, पूरे ट्रेन में जितना लोड होता है ना, उतना मालगाड़ी के एक डिब्बा में होता है। एक डिब्बा में
1000 आलू का बोरा घुस जाता है। एक आदमी एक बोरा से भारी नहीं होता है। आलू का एक बोरा एक आदमी का वेट हो गया वहां पर। समझ रहे कितना हैवी लोड होता है। पूरा वहां पर मालगाड़ी स्टार्ट हो गया, धम धम करके लेके जाता है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए हमें एक मालगाड़ी को हम लोग फ्रेट कहते हैं, सामान को क्या कहते हैं, फ्रेट, और कॉरिडोर मतलब रास्ता। उन्होंने कहा कि एक अलग रास्ता बनेगा जो कंप्लीटली सौंप दिया जाएगा मालगाड़ियों को, डेडिकेटेड होगा, नहीं कहते एकदम डेडिकेटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC। तो भारत में क्या बनाया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब मोदी जी आए तो नो डाउट मोदी जी ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान दिया है ना तो ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दिया है। उनको ट्रांसपोर्टेशन बहुत मतलब सही काम है, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना भी चाहिए। ये क्या है, मुरझा गया जी, ठंडा लग गया इसको। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मोदी जी आए तो इनको सबसे पहली वरीयता में इन्होंने दिया था ट्रांसपोर्टेशन को। तो मुंबई से दिल्ली के बीच में चलाई जा रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई से दिल्ली के बीच में चलेगी, समझ में। इसका नाम है पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर, और एक लुधियाना से लेके कोलकाता के दानकुनी तक जाएगी, यह है पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या नाम है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC। ये दो ठो वर्तमान समय में चालू होने वाले हैं। 2023 में ये वाला तो चालू हो गया है, इसका आधा हिस्सा चालू हो गया। ये इधर में मदानपुर के पास राजस्थान में कुछ कुछ जगह है ना जहाँ पे ये चालू हो गया सर। इसके स्टेशन के नाम के आगे न्यू लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे भावपुर स्टेशन है इंडियन रेलवे का, अब बगल में है फ्रेट कॉरिडोर, उस पर लिखा न्यू भावपुर, समझा। इसमें क्या लगा था, न्यू लगा दिया। दोनों के पैरेलल चल रही है ट्रेन यहाँ पे। तो ये वाला है पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC, पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर, और ये वाला ईस्टर्न EDFC। तो WDFC और EDFC ये एक अलग डिपार्टमेंट ही है, इंडियन रेलवे के अंडर में नहीं आता है। ये आता है DFCCL के अंदर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, DFCC के अंदर में आता है। वो इंडियन रेलवे के अंडर में नहीं आता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। उसका डिपार्टमेंट अलग है, और इसे कंट्रोल किया जाता है प्रयागराज से। कहां से किया जाता है, प्रयाग, पूरे स्टेशन को, पूरा का कंट्रोलर कहां बैठा है, प्रयागराज में। बाकी जगह के स्टेशन मास्टर बैठा है। स्टेशन मास्टर का काम बहुत ज्यादा नहीं होता, लूप के अंदर ट्रेनों को लेना, उसके अंदर में बस इतना काम होता है किस कौन सा प्लेटफॉर्म खाली है वहां से ले आना। बाकी ट्रेन को चलाता है कंट्रोलर है, कंट्रोलर लाके आउटर के पास छोड़ देगा, स्टेशन मास्टर को हैंडओवर कर देगा, बोल देगा डाउन राजधानी कलकत्ता, हैंडओवर कर देता है उसको। अब वो डिसाइड करेगा कि राजधानी को किस प्लेटफॉर्म पे लेना है। बाकी जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ी, आउटर सिग्नल निकली, स्टेशन मास्टर को पता नहीं है ट्रेन कहां गया। स्टेशन मास्टर बहुत बड़ा काम है, उसके बाद कौन देखता है, कंट्रोलर, पूरा कंट्रोलर करता है। यहाँ पे दानापुर बैठा है कंट्रोलर, समझ में आ गया कि नहीं। बाकी पटना जंक्शन वाला को ज्यादा नहीं पता है कुछ, क्या पता है कौन प्लेटफॉर्म पे लेना, प्लेटफॉर्म छोड़ी उसको पता नहीं, दानापुर वाले से पूछे कंट्रोल रूम किधर गई, तेजस एक्सप्रेस, शांति से बैठे, थोड़ा काम है। तो कंट्रोलर अलग बैठे रहते हैं। तो ये DFC अभी क्या है कि सरकार ने और भी DFC का प्रोजेक्ट आगे ले गया है। अभी इसको और ले जाना है, मुंबई से कहां ले जाना है, चेन्नई ले जाना है, चेन्नई से कोलकाता ले जाना है, ये ले जाना है। जब ये चालू हो जाएगा तब मालगाड़ियों को वेट नहीं करना पड़ेगा। सोचिए जो कमा के दे रही है उसी को सेंटिंग खड़ा कर देता है, चुपचाप चलते रहती है ट्रेन। इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको आधे घंटे का समय लगता है, चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ता है। आधा घंटा नहीं, कम से कम 20 मिनट लगेगा। चेकलिस्ट में मतलब क्या है, इंजन बंद किया जाता है तो हर एक सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। एक मामूली हम लोग कार स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट छोड़ते हैं इंजन स्टार्ट करने से, तो इंजन का प्रेशर में दिक्कत आने लगे, कौन सी लाइट जलानी है, क्या चालू करना है, बहुत चेकलिस्ट टाइम लग जाता है। इसलिए जैसे सिग्नल हो जाए, आपको लेके जाना है, सिग्नल कर दिया ग्रीन, ले जाइए, क्योंकि आपको ग्रीन दिया है तो उसने दिमाग में बैठा लिया इनको ग्रीन देंगे, खाली होगा इसके जगह दूसरे को लाएंगे। तो पूरा माइंड में तब करके नहीं स्टेशन मास्टर आपको दिया है कि सिग्नल दिया ग्रीन, और उधर किसी को बोला होगा हाँ तुम आ जाओ, क्योंकि स्टेशन मास्टर दिमाग लगा दिया ग्रीन दिया 5 मिनट में निकल जाएंगे, और उसको पीछे वाले को ग्रीन दिया हाँ यहाँ लगा देना, माइंड में तब करके रखा। ये बउआ तेल बचेला के चक्कर में इंजन बंद कर दिए। अब स्टेशन मास्टर दिया ग्रीन, ये चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। हाँ MCB नंबर 1 2 3, बैटरी पावर ऑन करो, फिर साइन चेक करो, ये चेक पूरा 20-25 लाइन का चेकलिस्ट होता है कि चेक करके टिक मारिए। MCB 1 स्टार्ट, ये 2 स्टार्ट, पूरा चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ता है। पता चलेंगे 10 मिनट चेकलिस्ट फॉलो में लग गया। स्टेशन मास्टर दिया तो ले जाओ, ये ले नहीं गया, चल आई। इसलिए कभी देखेंगे इंजन बंद नहीं करता, क्योंकि इंजन ड्राइवर का है कि जैसे सिग्नल हुआ आपको ले जाना है, और अगर सिग्नल हुआ 1 मिनट से लेट हो गए तो वॉकी टॉकी पे बोल देगा। आप सुनते होंगे ऐसे, डाउन मालगाड़ी के गार्ड साहब कहाँ है, आपका सिग्नल हो गया, ले जाए गाड़ी को, इसे सुने स्टेशन पे, और स्टेशन मास्टर रिपोर्ट कर देगा इस गाड़ी को हमने सिग्नल इतने बज के इतने मिनट पे दिए थे, नहीं ले गया था, अगले स्टेशन पे इनका क्लास लगेगा। कहा हो दुबे जी, काल प्रमोशन में दिक्कत हो जाता है वहां पे। ऐसा ऐसे वाहन रहेगा ना तो आपको मालगाड़ी पे छोड़ देगा, और ठीक ठाक है फटाफट ले गए तो सवारी गाड़ी पे ले आएगा, शताब्दी दुरंतो, उसके बाद ले जाएगा राजधानी। राजधानी में ले जाए पैसों बढ़िया मिलता है, बढ़िया ट्रेन, बढ़िया पैसा, आगे बढ़ जाए। तो बताइए इंडियन रेलवे बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है। गरीब समझ में आ गया। जनशताब्दी, शताब्दी और जनशताब्दी में बहुत ही अंतर है, नहीं इसमें कोई सुविधा नहीं मिलता आपको। आप एक बार अगर किसी भी इन तीनों में, इन 5 में अगर AC फर्स्ट क्लास का टिकट लेंगे ना, आपको एहसास नहीं होने देंगे कि आप इंडिया में, आप फील नहीं कर सकते कि सरकारी कर्मचारी हैं। मतलब हर 15 मिनट पे पोछा लगाएगा वहां पे। आप टेस्ट करने के लिए फेंक दीजिएगा कुछ हल्का सा, अंदर दरवाजा बंद कर लीजिएगा, आप देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर सब साफ करके हटा देगा। सोने जाइएगा ना तो कंबल देगा, कहिएगा कि ठीक नहीं लगा दूसरा लाओ, तुरंत देगा। ये सब खूब बढ़िया से कंबल को ना प्रेस करके और कवर से पैक करके देगा, कागज का एक तो पूरा अच्छा उसका रहेगा, उसको अच्छा से फैला, उसको आप उसका खाइए और तब निकलिए। यहाँ पर यहाँ तो सीट कवर फाड़ने रहता है यहाँ। और आप लोग के समय तो अभी क्या है कि थोड़ा सा रेलवे सुधर गई। हम लोग के टाइम पे जनरल बॉगी में लकड़ी का फट्टा लगा होता था,
अब क्या लगल, अब रेलवे अब उस चीज को कंप्लीटली बदल रही है। एक आध ट्रेन बच गया होगा तो बच गया, न तो लकड़ी का क्या लगा था, फट्टा लगा रहता था उसमें, यहाँ पे बहुत व्यवस्था उस टाइप का गड़बड़ रहता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे किसी को दिक्कत? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट मुंबई से कहां तक है? दिल्ली, और पूर्वी लुधियाना से कलकत्ता, लुधियाना से कलकत्ता। और अगर आप ध्यान से देखिएगा ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है सब। देखिए गुजरात के सारे इंडस्ट्री यहाँ से आता है। अब यहाँ से 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। अभी इसी मालगाड़ी को यहाँ से मुंबई से बुक करेंगे सामान यहाँ में, तो 2 दिन में पहुंचाती है। 2 दिन में। सोचिए बहुत सारा ऐसा सामान होता है 2 दिन में खराब हो जाता है। अब नहीं, अच्छा ये नॉर्मल ट्रेन पे मालगाड़ी ले जाइएगा तो पैसे की बर्बादी है, क्योंकि मालगाड़ी सबका ट्रैक अलग होता है। दूसरा OHE वायर इन सब का अलग है, इसका ना, इसका OHE अलग है। ये ट्रेन की पटरी है, इसके यहाँ होता है OHE ओवरहेड वायर, ये देखेंगे ये वायरिंग ओवरहेड वायर। ये ओवरहेड वायर इन नॉर्मल से ऊंचा है। यहाँ पे मालगाड़ी की ट्रेन बोगी रहेगी ये ऐसे, ये अपना जो सवारी वाली गाड़ी है, इसकी लंबाई 2 किलोमीटर, ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में 2 किलोमीटर। अच्छा इसको अगर इस ट्रेन पे लेके आ जाएंगे इंडियन रेलवे पे, तो उसका प्लेटफॉर्म है 700 मीटर। आधा ये स्टेशन पे, आधा दूसरे स्टेशन पे, बीच का मेन लाइन फंसा के रख देगा। अब ना गाड़ी क्रॉस होगी ना निकलेगी। इसमें 2 किलोमीटर खींच सकता है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म भी क्या है, लंबा लंबा। इतना ही नहीं, इस पे जब कंटेनर रखा जाएगा, इसके ऊपर कंटेनर, तो ये कंटेनर डबल रखा जाएगा। ऐसे हो गया सेम, इस पे डबल। इससे रेलवे को क्या फायदा है? एगो इंजन में ना बढ़ाना है, एगो इंजन बढ़ाना है, और कितना सामान बढ़ गया, डबल हो गया। अरे और क्या करना है, एगो पीछे इंजन लगा देना, पीछे से ढकेल, 3 गो, पूरा का पूरा ट्रेन बच जाएगा जी। अगर आपको एक अभी क्या एक ट्रैक्टर में एगो टाली जुड़ता है, अगर हैवी ट्रैक्टर जोड़ दें, 50 गो टाली जोड़ दे तो क्या दिक्कत है? लेकिन सड़क पे मोड़ेंगे कैसे? इंजन रहेगा ये मोहल्ला, दूसरे मोहल्ला रहेगा। अच्छा जब ये इतना ऊपर है, ये इतना ऊपर है, तो इसको नॉर्मल रेलवे में घुसाइएगा तो उसके ओवरहेड वायर, OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं सब। ये बहुत हाइट पे होता है, तो इसका जो वायर होता है ना, ये इंजन 3 फोल्ड वाला होता है, ऐसे लेके जाता है, बहुत हाइट पे दिया रहता है वहां पे। पेंटोग्राफ बोलते हैं इसे, इसे क्या कहेंगे? पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ बोलेंगे। शेषनाग, हाँ न्यूज में सुने होंगे, इस ट्रेन में क्या कहता है? शेषनाग, 2 किलोमीटर शेषनाग ट्रेन। शेषनाग बहुत लंबा साथ था, इतिहास में सब धार्मिक लीलाओं में आप पढ़े होंगे शेषनाग वगैरह का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? रेलवे समझ में आ गया? कोलकाता मेट्रो रेलवे के अंडर में, DFC रेलवे के अंडर में है। दिल्ली मेट्रो रेलवे के अंडर में है? नहीं, किसके अंडर में है? DL, उसकी कंपनी अलग है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो हाँ? नहीं जी, नुकसान का, रेलवे के नुकसान का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा खर्चा। 13-14 लाख कर्मचारी हैं, 13-14 लाख कर्मचारी हैं। और अगर इसी रेलवे को अगर प्राइवेट कीजिएगा ना, इतने काम करवा लेगा प्राइवेट वाला 6 लाख कर्मचारी से। समझ, कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा, देखिएगा कर्मचारी से कैसे काम होता है। मतलब 40 मिनट समय मिलता है, उसी में पूरा साफ कर देता है सारा चीज, एक फ्लाइट को दूसरे फ्लाइट टेक ऑफ करा देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग।